बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हमारा चैप्टर अंडर स्टडी है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ पेश किया है दो साइंटिस्ट ने, उनमें एक का नाम है गुलबर्ग और दूसरे का नाम है वेग। इन दो साइंटिस्ट ने ये लॉ पेश किया है। तो हर लॉ के अंदर एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट के अंदर उस लॉ का पूरा मफहूम छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर आगे इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल काम है वो करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट ये है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कि किसी भी सब्सटेंस के बारे में कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन की कुछ ख़ास रफ्तार होती है। अब रिएक्शन की जो रफ्तार है या जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पर। एक्टिव मास पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, और किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास अगर कम होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। एक्टिव मास का मतलब ये है वो मास जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो उसको एक्टिव मास कहते हैं, और दूसरे अल्फाज में एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका ये है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि एक पूरे केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उस केमिकल रिएक्शन के बारे में ये कहते हैं कि जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब, कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आता है उस जवाब को नाम देते हैं प्रोडक्ट का। कहते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट कम होगा तो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही स्लो होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि एक्टिव मास किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास कम होगा या एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट कम होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। अब यहाँ पर देखें जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्टिव मास, बाकी प्रोपोर्शनल वगैरह ये तो लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो लफ्ज़ एक्टिव मास किसे कहते हैं, तो एक्टिव मास का मतलब है एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पर डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, मतलब ये वाले ब्रैकेट जब डालेंगे तो इन ब्रैकेट्स का मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम इस लॉ के मुताबिक आगे हम केसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो केसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे कि कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लेंगे कि इसमें हम रिएक्टेंट्स बनाते हैं A प्लस B, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दरमियान में डबल एरो लगाएंगे, और आगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाएंगे C प्लस D। यहाँ पर एक रिएक्शन है A प्लस B रिएक्टेंट्स हैं और C प्लस D प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को इस रिएक्शन पर लगाने के लिए हमें रिएक्टेंट्स की भी मोलर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और प्रोडक्ट्स की भी मोलर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशंस आर। पहले ए की मोलर कंसंट्रेशन लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे ए, तो इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए
फिर बी की मोलर कंसंट्रेशन के लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बी, तो इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट के मुताबिक अपने इस मैथमेटिकल काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर दो किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है जिसमें सी प्लस डी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा काम करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल काम करेंगे, फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल काम करेंगे, फिर इन दोनों रिएक्शंस को आपस में मिलाएंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो हम यहाँ पर अभी निकालेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कि इस लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास हैं ए प्लस बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ए और बी हैं, तो इनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिया। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा के एफ, के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर जो के एफ है, के एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट लिखते हैं कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट हो गया फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद हम काम करते हैं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। फॉर रिवर्स रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से होंगे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब रिवर्स रिएक्शन के केस में हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं सी और डी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी और डी के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर हम लिखेंगे के आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी हो गया, रिवर्स रिएक्शन के लिए भी हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर हो तो फिर क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा तो क्या होगा। देखें, इक्विलिब्रियम को हम अपने लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ बोथ अपोजिंग रिएक्शंस इज सेम, कि जिसमें दोनों अपोजिंग रिएक्शंस का रेट बराबर होता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसमें बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की भी हमारे पास वैल्यू आई है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की भी वैल्यू हमारे पास है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी।
KF into molar concentration of A into molar concentration of B is equal to rate of reverse reaction। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर है? KR इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D। KR इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D। अब देखें हर साइड पर मोलर कंसंट्रेशंस भी हैं और कांस्टेंट भी है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें ये KF कांस्टेंट है और ये दोनों मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी कांस्टेंट और ये मोलर कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम दोनों कांस्टेंट्स को लेकर एक साइड पर आएंगे और दोनों मोलर कंसंट्रेशंस को लेकर दूसरी साइड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों कांस्टेंट्स लिखे जाएंगे और राइट हैंड साइड पे दोनों मोलर कंसंट्रेशंस लिखी जाएंगे। तो अगर हम वो तरतीब करें तो हमारे पास क्या आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो अपना कांस्टेंट है वो है KF, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है KR, ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवीजन में आ जाएगा, KF डिवाइडेड बाई KR। दोनों कांस्टेंट एक तरफ आ गए। अब राइट हैंड साइड की जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको अपनी जगह पर छोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से मोलर कंसंट्रेशन उठाकर वहाँ पर डिवीजन में डाल देंगे। तो राइट हैंड साइड की मोलर कंसंट्रेशन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड की मोलर कंसंट्रेशन को उठाएंगे तो राइट हैंड साइड पे डिवीजन में चली जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये KF डिवाइडेड बाय KR मतलब ये कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। ये कांस्टेंट रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों का कांस्टेंट जो है ये मिलकर बराबर होगा KC के। ये मिलकर किसके बराबर होगा? KC के। और KC कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, KC कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बराबर आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अगर हम KF डिवाइडेड बाय KR की जगह KC लगाएं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि KC इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब शुरू के रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि शुरू में हमारे पास रिएक्शन था A प्लस D रिएक्टेंट्स और C प्लस D प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर अगर C प्लस D की जगह प्रोडक्ट्स लिखें और A प्लस B की जगह रिएक्टेंट्स लिखें तो हमारे पास आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम KC को डिफाइन कर सकते हैं कि KC किसके बराबर है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है। KC को जब हम डिफाइन करेंगे, देखें यहाँ पर दो मोलर कंसंट्रेशंस हैं दो किस्म की और उन मोलर कंसंट्रेशंस के दरमियान रेशियो है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि KC इज प्रोडक्ट ऑफ, KC इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे KC को कि रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कि अगर हम प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालें और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालें और फिर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगी KC। अब यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ था कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे। अब एक और जनरल रिएक्शन लिखेंगे छोटा सा, उस रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद भी जाहिर करेंगे और फिर उसके लिए हम देखेंगे कि KC किसके बराबर होती है। देखें तो यहाँ पर एक और जनरल रिएक्शन लेते हैं कि इसमें AA प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव्स
स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, एक रिएक्शन हमारे पास हो गया। ये केस में देखें ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, और इनको यहाँ पर कहा जाता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का रूल ये है कि जब भी आप ऐसे रिएक्शंस के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किसी भी सब्सटेंस के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो उसके मोलर कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट बन जाता है या मोलर कंसंट्रेशन का पावर बन जाता है। कैसे बनता है, क्या भी इस रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास है C और इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल c, तो इस कोफिशिएंट को पावर बनाएंगे। N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D और D का स्मॉल d इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर बन जाएगा स्मॉल a और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इसका पावर बन जाएगा स्मॉल b। तो ये केसी की एक्सप्रेशन उन रिएक्शंस के लिए है जिनमें नंबर ऑफ मोल्स हो या जिनमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ हो, तो उनके लिए हम केसी की एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7.1, क्योंकि 7वें चैप्टर की पहली एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व भी करेंगे और साथ में कैसे एक्सप्रेशंस लिखने को मज़ीद थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ फाउंड टू कंटेन, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें 7 ग्राम्स हैं N2 के, 7 ग्राम्स N2 के हैं और फिर उसमें 0.3 ग्राम है H2 और 1.53 ग्राम है NH3 के। इसमें देखें 7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये N2 है, 0.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये H2 है और 1.53 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NH3 है। इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हमने इसी टेम्परेचर पर इस एक्सप्रेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि Kc फाइंड करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे पास है या नहीं है। तो पहले हम इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc की एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए है कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास है NH3 और आगे कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है 2, तो ऊपर 2 को पावर बनाएंगे, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट एक हमारे पास है N2 और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है H2 और इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 3। अब हमें ज़रूरत है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक इनकी मोलर कंसंट्रेशन नहीं होगी उस वक्त तक हम इस रिएक्शन के लिए Kc फाइंड नहीं कर सकते। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि देखें यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब ये सब के लिए है। तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं और NH3 के कितने मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला ये है कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो हाइड्रोजन का गिवन मास हमारे पास है 1.53 ग्राम, 1.53 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का होता है 2 ग्राम। हाँ 0.3 है हाइड्रोजन, 0.3
हाइड्रोजन 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के मालिक्यूल का एक मोल का मास होगा 2 ग्राम। तो 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम इज इक्वल टू 0.15 ग्राम। 0.15 ग्राम और ग्राम आपस में कट गए तो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.15 मोलर। और इसके बाद नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन देखते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। तो नाइट्रोजन का गिवन मास हमारे पास प्रॉब्लम में है 7 ग्राम। 7 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है नाइट्रोजन के मालिक्यूल का 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो 7 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम इज इक्वल टू 0.25 ग्राम। ग्राम के साथ कट गए तो 0.25 मोलर। अब इसके बाद ज़रूरत है NH3 के मोलर कंसंट्रेशन की। तो NH3 के मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करने का भी यही तरीका है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू इसका गिवन मास है 1.53 ग्राम और इसका मोलर मास है NH3 का मोलर मास 17 ग्राम है। तो 1.53 को जब 17 पर डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आएगा 0.09 के। 0.09 ग्राम। ग्राम के साथ कट गए तो 0.09 मोलर। देखें, 3 चीज़ों के मोलर कंसंट्रेशन की हमें ज़रूरत थी, एमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो मोलर कंसंट्रेशन हमने मालूम कर लिए। तो अब मोलर कंसंट्रेशंस की इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन की एक Kc वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट Kc इज इक्वल टू NH3 की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.09। 0.09 और ऊपर जो स्क्वायर है ये अपनी जगह पर आएगा, डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.25। 0.25 और ऊपर पावर वगैरह कुछ लगा नहीं है। और इसके बाद हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.15 और ऊपर पावर क्या लगा हुआ है? 3। तो अब अगर हम इसको हल करें तो Kc किसके बराबर आएगी? 0.09 होल स्क्वायर। इसका मतलब है 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 तो ये बराबर आएगा 0.0081 के। 0.0081 डिवाइडेड बाई 0.25 को उस वक़्त तक नहीं छेड़ेंगे जब तक 0.15 का हम क्यूब मालूम न करें। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.15 इसको जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा 0.0033375। क्योंकि पॉइंट के अंदर अगर कोई चीज़ें हो, डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं तो इनके ऊपर पावर जितना ज़्यादा होगा उनकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम 0.25 और 0.003375 को मल्टीप्लाई करें और फिर 0.0081 को इस पर डिवाइड करें तो इसका जवाब आएगा 9.6। तो इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन बराबर है 0.06 के। अगर हम यहाँ पर साथ में मोलर कंसंट्रेशंस भी लगा दें तो मोलर कंसंट्रेशंस लगाने से यहाँ भी मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ भी मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब, तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन पावर 4 आएगी। ठीक है। और फिर ये बराबर आएगा 9.6 मोलर पावर -2। जब पावर -2 आएगा तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9.6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर -2। अब पावर +2 बनाने के लिए हम इसको अगर यूँ लिखें कि 9.6 मोल पावर -2 इनटू डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि -2 जो पावर है ये मोल पर लगेगा तो मोल पावर -2 होगा और यहाँ पर पावर बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब पावर -2। डेसीमीटर क्यूब पावर
-2 उस वक्त होगा जब ये डिनोमिनेटर में हो। इस डिनोमिनेटर को लेकर जब न्यूमरेटर में आएंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब होल पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मोल, या इसको यूं भी अगर हम लिखें कि मोल और डेसीमीटर क्यूब को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए, तो उस केस में भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि 9.6 डेसीमीटर क्यूब पर मोल होल स्क्वायर। इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से हम यहाँ पर इसके पावर को फिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर लॉ ऑफ मास एक्शन और एग्जांपल 7.1 ये अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह रिलेशनशिप बिटवीन KC, KX, KP एंड KN के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।